क्योंकि ये कई बार कमेंट सुनने में मिलता है, लोग कहते हैं कि वकील अगर चाहे तो केस जल्दी हो जाए। वकील नहीं चाहते हैं, वकील जो है वो लंबा केस खींचना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कहानी नहीं है, क्योंकि ना तो मैं इससे कोई पैसे कमा, फिर से जो कि हमारी पिछली बेंच थी, जो हमारे पिछले जजेस थे जो इस केस को सुन रहे थे, वो फिर से बदल गए हैं, फिर से नई बेंच आ गई है जुलाई से। राव साहब पोस्टिंग वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, हाँ जी, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब जुलाई से हमारी नई बेंच है, दोनों ही जजेस नए हैं। फिर से एक बार सारी चीजें वहीं से शुरू होंगी, फिर से शुरुआत से फिर से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहस होंगी, फिर से जजेस को पूरा बताना पड़ेगा मैटर। हो सकता है कि बहुत बार केस फिर से रीच ना करे, क्योंकि आपको पता है कोर्ट्स की क्या हालत चल रही है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। कल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो हमारी एमएसपी की सुनवाई हुई, उसके अभी तक कम से कम 50-100 वीडियो तो बन ही चुके हैं। कई खबरें आपके पास में आ चुके हैं, और मैं नहीं कहता हूं कि भाई आप मत सुनिए, सुनिए, खूब उनको व्यू दीजिए, खूब उनको आइडियाज़ दीजिए, लेकिन एक 5 सूत्रीय मांग समझो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो एमएसपी चाहते हैं, जिनको एमएसपी मिलनी चाहिए। और इसके रेफरेंस में मैं जाऊंगा सीधा ही एडवोकेट पल्लवी, जो हमारे इस केस को डील कर रही है। बाकी मैं और किसी वकील का नाम नहीं लूँगा, किसी संस्था का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एडवोकेट पल्लवी जो केस लड़ रही है हमारा, वो भले ही मतलब कुछ भी हो, हम सैनिकों से 1 रुपया फीस नहीं ले रही है। मैंने जब उनका इंटरव्यू सुना और जब उनको पूरी ब्रीफ हिस्ट्री बताई, तो मुझे विश्वास हो गया कि इस केस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। 2016 में उन्होंने ब्रीफ में इस केस को पहली बार हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने रखा, और इस तरह से रखा कि कोर्ट को मजबूर होना पड़ा इसको हियरिंग के लिए एडमिट करने के लिए। और जब एडमिट हुआ, इतने लंबे समय से हाई कोर्ट इसको टाइम टू टाइम सुने जा रहा है और इसके ऊपर बेंच बिठाया जा रहा है। तो जिस पहली बेंच ने इतने लॉन्ग रनिंग के अंदर जो इस केस को सुना है, तो वो कहने का मतलब है कि किसी भी हालत में कि इसमें मेरिट नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे इनकी सबसे बड़ी दलील पसंद जो आई, वो दलील अभी तक किसी एडवोकेट ने नहीं बताई। ये जब से कोर्ट में चल रहा है, ये दलील किसी ने नहीं बताई कि भाई सेना के अंदर जो भी जोखिम भत्ते होते हैं वो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से होते हैं। सियाचिन का अलग है, एल्टीट्यूड का अलग है, युद्ध का अलग है, युद्ध घायल का अलग है, डिसेबिलिटी का अलग है, उनकी एकता की बात चलनी एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एमएसपी को कोर्ट बोलता है कि भाई, या सरकार बोलती कि ये मिलिट्री सर्विस पे है, तो एडवोकेट ने अपनी दलील की नहीं। अगर एमएसपी, अगर ये खतरे वाला भत्ता नहीं होता, तो ये सिर्फ सेना के ही 3 अंगों को क्यों घोषित होता? जो सेना में काम करते हैं उन्हीं के ऊपर क्यों घोषित होता? बाकी केंद्र सरकार में अर्धसैनिक बल भी उन पे क्यों नहीं होता? केंद्र सरकार में और भी सर्विस उन पे क्यों नहीं होता? यानी कि जो मिलिट्री में जाते हैं, यानी कि जो डिफेंस में जाते हैं, मिलिट्री के अंदर जाते हैं, तो यहाँ मिलिट्री सर्विस पे इसका नाम रखा गया है कि जो मिलिट्री में जाएगा उसको मिलेगा। दैट मीन कि मिलिट्री में जाने वाले को खतरा है। अब ये एक नेशन का मिलिट्री में जाने वाले के लिए कॉमन डेंजर हो गया है, कॉमन खतरा हो गया है, और ये कॉमन भत्ता हो गया है। यानी कि ये जो खतरा है ये कॉमन है, ये अधिकारी को भी है, जवान को भी है, जेसीयू को भी है, सबको है, और सेना के 3 अंगों को है। और जब ये लागू हुआ है, तो कई लोगों ने आज तक ये जिक्र नहीं किया कि भाई जो एयरफोर्स के सिविलियंस जो नॉन कम्बिनेंट, उनको भी मिलता है। मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो के अंदर 7th पे कमीशन का, जो पहले 6th पे कमीशन में 1100 रुपये था और अभी 3600 रुपये है नॉन कम्बिडेंट का एयरफोर्स में, वो भी मैंने अपेंडिक्स डाला था। और आज मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं वो अपेंडिक्स डाल सकूं, लेकिन जब एयरफोर्स के सिविलियंस तक को एमएसपी का भत्ता मिल रहा है, तो उनका पहली दलील ये कि ये देश में मिलिट्री की जॉब करने वालों के लिए ये एक जोखिम भत्ता है, इसको पे में आप काउंट नहीं कर सकते। हाँ, कम ज़्यादा जो आपने किया है वो एक अलग मैटर है डिस्कशन करने का, लेकिन जोखिम भत्ता
साबित कर दिया एडवोकेट ने। कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये जोखिम भत्ता है और ओनली मिलिट्री वालों के लिए। अब आगे कोर्ट आगे बढ़ती है। जैसे ही कोर्ट नज़दीक पहुंचती है, ठीक है ना भाई, अब जब पहली बेंच ने बहुत अच्छी तरीके से इसको डीपली जब हियर किया और जैसे ही लगा कि अब हमारा प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुका था, जब हमारा प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हुआ तब उस बेंच को चेंज किया। यानी कि सरकार ने अपना डिफेंस देने से पहले ही बेंच को उठा लिया। ये धोखा पहली बार हुआ, क्योंकि वो तो 4-5 साल से सुनती आ रही थी। फिर उसके बाद में दूसरी बेंच बैठी, उस बेंच के अंदर भी हमारे को एक क्लॉज मिला था कि भी पहले डिफेंस ले लो, हमने अपना दे दिया है, हम दोबारा रिपीट कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये क्लॉज एक्सेप्ट हुआ तो दूसरी बेंच को भी चेंज कर दिया। अब आ गई है कि भाई ठीक है, दूसरी डेट आ गई, तीसरी डेट आई, जो भी डेट आई, कल की डेट थी। इस डेट के अंदर जब ऑलरेडी कई दिन हो गए हैं, या मतलब मैंने वो उनका इंटरव्यू सुना तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई हमारी जो मिलिट्री सर्विस पे की जो बेंच थी वो तीसरी बार चेंज हो गई है। अभी इसके अंदर 2 लेडी जज है, 2 लेडी जज है जो अपॉइंट की गई है, और ये हमारी तीसरी बेंच है जो नई हो गई है। और उनका साफ कहना था कि जो नई जज आई हैं बैठेंगी, उनको पहले फिर वही क ख से हमारे को शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने खुद ने बोला जो हमने 16 में शुरू किया था, 2 बार हम समझा चुके हैं, 2 अपने बेंच को, तो तीसरी बेंच को भी हमने वैसे ही समझाना पड़ेगा। कल किसी ने ये नहीं बोला कि बेंच नहीं आ गई, बेंच को हम जब तक पहले अपना जो हमारा प्रोसिक्यूशन ब्रीफ नहीं करेगा केस को, तो डिफेंस का खाक लेगा, डिफेंस क्या खाक देगा। वकील नहीं आया, सरकार का वकील, अरे भाई सरकार का कोई भी जूनियर तो खड़ा था वहां पर, प्रोसिक्यूशन तो हमने देना था। अब कहने का मतलब है यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि उनकी ये बात कहना कि हम हाई कोर्ट से जीत जाएंगे। अगर 100% हम जीत जाएंगे तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अगर हम हार जाएंगे, केंद्र जीत के पक्ष में फैसला हो जाएगा, तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। इसके पीछे तर्क सीधी सी बात है कि जिन भत्तों के लिए हम लड़ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए एक हम प्रीमेचर छोड़िए, अपना जो हमारा रिजर्विस्ट है, कितने एक बच्चे हैं, उनको सिपाही की पेंशन नहीं देना केंद्र सरकार की। अब सोचो कि उनकी नीयत क्या है कि जो हजारों करोड़ का बजट एमएसपी के लिए लागू कर देगा। ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है एमएसपी के लिए, एमएसयूएल के लिए। और छोटी सी एक हमारी वीरांगनाओं का छोटा सा पॉइंट है कि भी उनका जो 30% नहीं होना चाहिए, आप 50% ही रखिए। एक 20% के जो शहीद हमारे हैं, जो वीरांगनाएं हैं, उनको देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो डिसेबल वो कितने परसेंट, जितनी परसेंट भी है, ज़्यादा तो ऑफिसर्स ही है, लेकिन जवान तो फिर भी कम है, लेकिन वो डिसेबल को भी इक्वल भत्ते के लिए जिस कंडीशन में वो हुए हैं, जिस कंडीशन में हुई, उनको भी इक्वल कर देना चाहिए। तो जब इन छोटे छोटे भत्तों को देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, तो भाई आपको एमएसपी देने के लिए इतना बड़ा बजट सरकार को अवेलेबल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोर्ट सरकार को आपकी तरफ से आदेश जरूर देगा कि आप कुछ भी कीजिए, इनको एमएसपी इक्वल दीजिए, भले ही उनकी घटाइए, इनकी बढ़ाइए, भले ही एक वो करिए, अपना समानांतर करिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये कोर्ट का फैसला 110% आएगा। अब हम आते हैं कि हमें इस मैटर में मैं 5वीं बात कहना चाहता हूं कि हमें संतोष रखना पड़ेगा। अगर 16 से लेकर 24 8 साल अगर इस केस को हाई कोर्ट सुन रहा है, तो आप सोचिए कि इसका फैसला तो होना ही है। लेकिन ये मतलब जजों के ऊपर ये मतलब सुनाना कि जज तो कर सकते हैं लेकिन वकील नहीं कर सकते, या वकील कह सकते हैं। जो हमारा वकील है पल्लवी मैडम, वो 0 अमाउंट पे इस केस को लड़ रही है। आप उनके शब्दों में सुन चुके हैं, जो मैंने आगे वीडियो लगाए हुए हैं। आपको बता चुकी है वो कि मुझे 1 पैसा इस केस का नहीं चाहिए, और वो ये भी बता चुकी है
कि हम 100% जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें संतोष रखना पड़ेगा। तो ये थी सही अपडेट कि नई बेंच की वजह से आगे लंबी डेट मिली है, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स अपना एमएसपी के उन 2 जजों के पास ऑलरेडी उस बेंच के थ्रू उनको जो हैंडओवर हुए हैं, उनको अच्छी तरह से वो जब रीड करेगी तभी वो प्रोसिक्यूशन को सुन पाएगी, तभी वो डिफेंस को सुन पाएगी। वो नहीं चाहती कि बार बार मैं डेट दूं, उससे अच्छा कि उनका ये जो लंबी डेट का कारण था कि उस केस को खुद ही स्टडी करके और हियरिंग लेवल पे लेके आए, ताकि डिफेंस का भी टाइम बचे और हमारा प्रोसिक्यूशन का भी टाइम बचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।